हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट की कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, जो कि बच्चे के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोनों ही। अगर हम हेरिडिटी और आनुवंशिकता और वातावरण की योगदान करें तो इनका योगदान मल्टीप्लाई में होता है और ये वुडवर्थ लॉ कहलाता है। ये सीटेट में पूछा जाता है कि ये प्लस होता है या माइनस होता है, डिवाइड होता है, तो हमें याद रखना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगदान मल्टीप्लाई होता है। अब बात करें तो हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है? ट्रेड्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एट कंसेप्शन। तो बच्चे को जब मदर कंसीव करती है उस टाइम जो उसके माता पिता से उसको गुण मिलते हैं वो हमारे हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ये जेनेटिक होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइट, आई कलर, हेयर, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस। तो बच्चे का कैसा टेम्परामेंट है, उसका नेचर कैसा है, उसकी हाइट कैसी रहेगी, उसकी आई का कलर क्या रहेगा, ये सब उस जो है पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक होता है। और ये सभी नेचर के अंदर आते हैं, हेरिडिटी के अंदर आते हैं। कई बार हेरिडिटी के लिए नेचर वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, तो हमें याद रखना है कि अगर नेचर होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हेरिडिटी की बात हो रही है। और नर्चर होता है दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट या नर्चर। तो नर्चर को क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। तो नर्चर का मतलब है कि जिस वातावरण में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, वो नर्चर कहलाता है या एनवायरनमेंट कहलाता है। दोनों ही वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं। ये ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, दुनिया में आ जाता है, वोम्ब से टॉम्ब में आ जाता है, तब जो फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं उन्हें हम एनवायरमेंटल फैक्टर या नर्चर कहते हैं। जैसे कि फैमिली, स्कूल, पीयर, कल्चर, उसका जो न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, उसको कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसी ट्रेनिंग होगी, सेट्स वेयर यू लैंड इन पोटेंशियल। तो ये सब चीज़ें और प्लस नेचर, दोनों ही चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना होगा और कैसा होगा। लॉ ऑफ हेरिडिटी के यहाँ 3 लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए हैं। सबसे पहले है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में क्या होता है? किसी भी ब्रीड का जो ह्यूमन हो या एनिमल हो तो वो सेम ही ब्रीड का बच्चा जन्म देता है। जैसे कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन चाइल्ड को वो जन्म देगा। जैसे मैंगो सीड्स है तो मैंगो सीड से मैंगो ट्रीज बनेगा। तो यानी कि सेम ब्रीड का ही जन्म उनसे होगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ सिमिलरिटी होता है। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ वेरिएशन। तो अगर वो जन्म भी दे रहा है बच्चा, ह्यूमन चाइल्ड को जन्म देगा, तो सारे के सारे जो चाइल्ड है वो सेम नहीं होते, अलग अलग तरीके के होते हैं। वो दिखने में अलग होते हैं, उनका नेचर भी अलग हो सकता है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक्सेप्शन है कि वो एक जैसे दिखते हैं, नहीं तो लॉ ऑफ वेरिएशन मोस्टली बच्चों में होता है। आइडेंटिकल ट्विंस भी जब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके नेचर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। मोस्टली पेरेंट्स में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स टोल होते हैं तो उनके बच्चे भी टोल होते हैं, पेरेंट्स शॉर्ट होते हैं तो उनके बच्चे भी शॉर्ट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टोल पेरेंट होते हैं उनके बच्चे शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट के टोल हो जाते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है। जब बच्चे की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, वो पेरेंट्स से मैच नहीं करती, तो वो लॉ ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है कि पेरेंट टोल है, बच्चा शॉर्ट है, तो ये कौन सा लॉ ऑफ हेरिडिटी है? तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन रहेगा। ये हमें ध्यान रखना, इसके बारे में भी सीटेट में पूछा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्टर टू मीट इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो हमें जब भी क्लासरूम में जाना है तो बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी पेडागोजी होनी चाहिए। एज ए टीचर उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। सभी बच्चों पर एक तरह का इंस्ट्रक्शन या एक तरह की जो मेथड है वो हमें नहीं थोपना है। एनरिच द एनवायरनमेंट व्हेन जेनेटिक्स सीम लिमिटिंग। तो जब बच्चे का हेरिडिटी के बेस पे मान लिया वो स्लो है, तो हमें क्या करना है? उसके एनवायरनमेंट को एनरिच करना है ताकि वो उसकी जो है सीखने की जो पेस है, गति है, वो
तेज हो, इनहेंस हो। एवरी चाइल्ड कैन मैक्सिमाइज पोटेंशियल, तो हर बच्चे में हमें पॉजिटिव बिलीफ रखना है कि हर बच्चे के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है और हमें उस पोटेंशियल तक बच्चे को अचीव करवाना है। तो पिछली स्लाइड में हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, जिसे हम नेचर और नर्चर भी कहते हैं। तो हेरिडिटी हमारी जेनेटिक होती है और एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तब उसके विकास में, जो उसकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो बाहरी फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो नर्चर होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं। तो ग्रोथ हमारा यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है उसका डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो वो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। डेवलपमेंट एक वाइड कंसेप्ट है, जो कि ग्रोथ होता है एक ब्रीफ कंसेप्ट है। ये एक पहलू है सिर्फ विकास का। और जो ग्रोथ होती है हमारी क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। ये मात्रा में होती है कि बच्चे की कितना वेट होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सिर्फ एक मात्रा में होती है। और दूसरा है हमारा फिजिकल होती है, जो ग्रोथ हमारी फिजिकल होती है, मेजरेबल होती है, उसको हम माप सकते हैं। लिमिटेड होती है, जैसे कि मैच्योरिटी अचीव करने के बाद बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जब बच्चा प्यूबर्टी में आ जाता है तब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। उसके बाद है सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट का ही एक पहलू है। तो जो ग्रोथ होती है हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये हमें याद रखने, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्रोथ की। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट दोनों ही होता है, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, फंक्शनल होता है। एज ए ह्यूमन वो कोई भी कितना बेस्ट कर सकता है वो उसकी डेवलपमेंट होती है और ये फंक्शनल होती है। जबकि जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, एक तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है हमारी। उसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वोम से टॉम तक होल होती है। तो जो डेवलपमेंट अगर हम पूछे तो हमारे बच्चे के वोम में, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही शुरुआत हो जाती है डेवलपमेंट की, और आखिर तक जब तक वो जीवित रहता है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। होल प्रोसेस होती है, एक ब्रॉड प्रोसेस होती है। जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड प्रोसेस होती है हमारी। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के पहलू होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। आगे है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे के अंदर, यानी कि किसी के बच्चे की ग्रोथ जल्दी होती है, किसी बच्चे की लेट होती है, क्योंकि उसमें जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वोम से टॉम तक चलती रहती है। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, जो डेवलपमेंट का एक पैटर्न में होती है, जैसे कि स्फेलोकोडल होता है सिर से पैर की तरफ, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ। तो जो बच्चे का विकास होता है एक पैटर्न में होता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जैसे बच्चा पहले जनरली पूरे हाथ का यूज करता है, फिर वो धीरे धीरे फिंगर्स का यूज करना शुरू करता है। स्पेसिफिक मतलब जो वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज करता है, जो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उनका यूज करता है। और स्टार्टिंग में जनरल मांसपेशी यानी कि जो ग्रोस मोटर स्किल होती है उसकी बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी जो प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला है हमारा सिफेलोकोडल, जिसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल, सी से सिफेलो, सी से सिर, हमें इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और इसके अपोजिट है जो प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसे हम कहते हैं सेंटर से बाहर की तरफ होता है, जिसे हम शोल्डर से, कंधे से हाथ की तरफ भी कहते हैं। तीसरा है हमारा जनरल से स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने बताया कि पहले पूरा बच्चा पूरे हाथ का यूज करता है, फिर वो फिंगर्स का यूज करता है। ये हमारा कॉमन एग्जाम्पल है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सिंपल हाथ का यूज करेगा और कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, जब वो लिखना शुरू कर देता है फिंगर्स का यूज करना शुरू करता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले जैसे बच्चा वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, सिंपल चीजें सीखेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स चीजें सीखेगा, जैसे रनिंग, प्लेइंग फुटबॉल। पांचवा है हमारा नोन से अननोन की तरफ होता है। चाइल्ड लर्न बेटर फ्रॉम व्हाट इज फेमिलियर टू व्हाट इज न्यू। तो पहले जैसे वो अपने घर से सीखता है, स्कूल से, फिर वो दुनिया से सीखता है। पहले वो नोन चीजों से अननोन की तरफ सीखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसका अपना रेट अलग होता है। जो विकास की दर होती है वो हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। किसी बच्चे में जल्दी विकास हो जाता है, किसी में धीरे धीरे होता है। उसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही बच्चे के विकास में भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो उसका पैटर्न होता है वो सेम होता है। हमें ये चीज याद रखनी है, जो विकास का कर्म होता है, पैटर्न होता है, वो सेम होता है, सिर से पैर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन जो दर होती है हर बच्चे की, जो रेट होती है डेवलपमेंट की, वो अलग अलग हो सकती है। किसी बच्चे की स्लो हो सकती है और किसी की फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो डेवलपमेंट, लेकिन जो ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो हमें ये बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो दोनों ही फैक्टर बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा जब ये सीटेट में पूछा जाता है तो हमें इंटरेक्शन के साथ जाना है कि जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है तो जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अभी यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग किस एज में कितना फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। पहला है हमारा 0 से 2, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, जो कि पियाजे ने दी है। इसमें रैपिड बच्चे का तेज फिजिकल ग्रोथ होता है, वो जल्दी से अपने क्या होता है कि ऐसा जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल भी चल नहीं पाता, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो अपने हेड पे, हाथों पे, बॉडी पे कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करता है, फिर वो स्टैंड और वॉक। तो 2 साल के अंदर बच्चे के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। एक रैपिड फिजिकल ग्रोथ बच्चे का होता है। वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी सीख जाता है, एक जगह पर चीज़ों को, जैसे उसको बॉल के पीछे भागना है तो वो अपने आई को और हैंड को ऐसे कोऑर्डिनेशन बना के बॉल के पीछे जाता है। दूसरा है हमारा जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, जिसे हम प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाने की तैयारी कर रहा होता है। और यही जो स्टेज होती है हमारी, इसे हम एमरजेंट लिटरेसी भी कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है, स्क्राइबिंग करना सीखेगा, पेंसिल को चलाना सीखेगा, ऐसे ऐसे लाइनें बनाएगा, तो वो स्क्राइबिंग होती है। और ये एमरजेंट लिटरेसी भी होती है, यानी कि बच्चा स्कूल आने से पहले जो चीज़ें सीख के आता है उसको हम एमरजेंट लिटरेसी कहते हैं। इसके बारे में सीटेट में पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्टेडी होती है, मतलब इतनी तेज नहीं होती, बिल्कुल रुक सी जाती है 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है। इम्प्रूवमेंट, उसकी जो ग्रोस मोटर स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे कि वो रनिंग करता। ग्रोस मोटर में हमें याद रखना है कि बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करेगा, जैसे पूरे पैर का, पूरे हाथ का यूज करेगा, रनिंग करेगा, जंपिंग करेगा, क्लाइंबिंग करेगा। फाइन मोटर स्किल में क्या होगा, अपनी जो छोटी मांसपेशियां जैसे फिंगर्स का यूज करेगा, फिंगर्स में ड्राइंग, कटिंग, राइटिंग, इस तरह की हमारी फाइन मोटर स्किल की ये एक्टिविटीज़ हैं। बेटर बैलेंस बनाना सीख जाता है बच्चा, अच्छे से भागना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें सीखता है। और जो हमें फिजिकल ग्रोथ है वो याद रखना है, वो स्टेडी होती है, स्थिर होती है। उसके बाद आता है 6 से 12 साल की स्टेज। जो 2 से 6 वाली स्टेज होती है इसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, और जो 6 से 12 साल वाली स्टेज होती है वो मिडिल चाइल्डहुड कहलाती है। इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है थोड़ी सी, जो पहले बिल्कुल स्थिर थी, अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे थोड़ी सी उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उसकी, और हाइट और वेट में उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, बेटर कंट्रोल हो जाता है, ग्रेटर इंटरेस्ट, उसका जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स वगैरह में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है। उसके बाद आती है हमारी 12 से 18 साल की, जो कि
लेटर चाइल्डहुड कहलाता है। और इसमें बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। या तो स्टार्टिंग में होता है जो 0 से 2 साल का होता है, जब रैपिड ग्रोथ होती है। उसके बाद जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में चला जाता है 12 से 18 साल की, तब उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। उसकी हाइट में एकदम स्पर्ट आता है, उसकी हाइट और वेट दोनों में ही। उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक होती हैं उनमें भी डेवलपमेंट हो जाती है। उसकी बॉडी में, पोर्शन में हर तरीके से चेंज आ जाता है। तो हमें याद रखना है कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है और लेटर चाइल्डहुड में 12 से 18 साल का होता है, तब उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट में होता है रैपिड ग्रोथ होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बिल्कुल रुक जाती है, और जो मिडिल चाइल्डहुड होता है उसमें स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है। जब बच्चा 18 प्लस का होता है तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो कंप्लीट हो जाती है 18 प्लस में। और बॉडी क्या होती है, मेच्योरिटी अटेन कर लेती है, उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस में स्टेबलाइज हो जाती है। गुड हेल्थ डिपेंड ऑन बैलेंस, और उसकी गुड हेल्थ उसके एनवायरमेंटल और हेरिडिटी दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो हमें याद रखना है कि 0 से 2 साल में बच्चा की जो रैपिड ग्रोथ होती है वो सारी बेसिक मोटर स्किल सीख जाता है। 2 से 6 में स्थिर हो जाती है, 6 से 12 में स्लोली होती है, 12 से 18 में फिर से रैपिड ग्रोथ होती है, और 18 प्लस में क्या होता है, वो फुल मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। पहली स्टेज हमारी 0 से 2 साल में, जिसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। चीज़ों को टच करके, एक्सपीरियंस करके, बच्चा एक्सप्लोर करके, टच के द्वारा चीज़ें सीखता है। यानी कि उसकी जो सेंसेस होती है मेन यहाँ पे फैक्टर होता है वो चीज़ें सीखने के लिए। सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा, इमिटेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। दूसरी जो स्टेज होती है 2 से 6 साल, जिसे हम या फिर 2 से 7 साल बोल सकते हैं, जो कि पियाजे ने दी थी, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो केवल अपने ही एस्पेक्ट से सोच पाता है, दूसरे के एस्पेक्ट को दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाता। और वो क्या होता है, इरिवर्सिबल थॉट होती है। यानी कि अगर उसको एक लंबा जार दिया जाए, एक चौड़ा जार दे दिया जाए, तो क्या होता है कि उसको पूछा जाए, दोनों में सेम पानी है, अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो लंबे वाले जार में ज़्यादा पानी बताता है, क्योंकि वो सिर्फ लंबाई के एस्पेक्ट को पहचान पा रहा है, किसी दूसरे एस्पेक्ट को नहीं पहचान पाता, और उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता। उसकी थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है और उसमें एनिमिज्म होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको वो लिविंग समझ के उनसे बातें करता है। तो ये सब हमारे पियाजे के से रिलेटेड, जो मैंने पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की है उसमें सब डिस्कस किया हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सीटेट के लिए, आप इसे जाकर जरूर देखें। और इसमें बच्चा क्या लर्न थ्रो प्ले से, एक्सप्लोरेशन से, एक्सपीरियंस से सीखता है। 2 से 6 साल की इसको हमें प्री स्कूल स्टेज है, और उससे ही कनेक्ट करके देखना है कि बच्चा जब स्कूल में जाने से पहले क्या होता है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती, और क्या होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, एनिमिज्म उसके अंदर होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझता है। क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता बच्चा जब तक, लेकिन 6 साल का या 7 साल का जब एंड तक पहुंचता है दूसरी स्टेज के, तब वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाता वो, जब वो 6 या 5 साल तक नहीं कर पाता, जब लास्ट में आता है 6 या 7 साल तक, तब तक कर पाता है। उसके बाद आती है हमारी 6 से 12 साल का जो स्टेज, जो हमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी होते हैं। इसमें बच्चा लर्न एकेडमिक स्किल सीख जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो रीडिंग राइटिंग सीख जाता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है। उसके अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है, कि जैसे मैंने वाइड और टोल का बताया था कि उसको अब समझ में आता है कि वो दोनों ही एस्पेक्ट को समझ पाता है। अब उसको समझ में आ गया है कि दोनों में पानी सेम है। उसके बाद है वो रिकॉल कर पाता है, रिटेंशन कर पाता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी वाइड हो जाती है। उसके बाद आती है 12 से 18 साल की स्टेज, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है। जो हमारी 6 से 12 साल की होती है, इसमें सिर्फ बच्चा कंक्रीट थिंकिंग कर पाता है, चीज़ों को देखकर ही सीख पाता है। लेकिन अब वो वर्ड जो 12 से 18 साल की स्टेज होती है, एडोलेसेंस स्टेज होती है, इसमें अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है,
इमेजिनरी थिंकिंग कर पाता है, कि चीज़ों को वो कल्पनात्मक तरीके से भी सीख पाता है। अगर उसके सामने चीज़ें नहीं है तभी भी वो उसके बारे में समझ पाता है, सोच पाता है। इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। जब 0 से 2 साल का होता है, बच्चे के अंदर पेरेंट्स के प्रति अटैचमेंट होती है, वो अपने फैमिली को प्रेफर देता है, अवेयरनेस हो जाती है उसको, मतलब थोड़ा-थोड़ा वो बाहर वालों को भी पहचानना शुरू कर देता है, स्माइल कर सकता है, बाहर वालों को देखकर थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। लेकिन जो उसके केयर गिवर्स होते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वो उनसे उनसे उनके साथ क्या करता है, सिक्योर फील करता है। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके लिए वो फियर या एंग्जाइटी शो कर सकता है। नो क्लियर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग का तो उसको मोरल डेवलपमेंट तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। वो अडल्ट पे डिपेंड होता है, जो भी उसके जो डिसीजन होते हैं वो अडल्ट ही लेते हैं। सोशल स्किल में क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू फेस और वॉइस से, जब उसका नाम लेकर, जब 2 साल का होता है तो उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है, इमिटेट करना शुरू कर देता है छोटे छोटे सिंपल सिंपल एक्शंस को 0 से 2 साल की स्टेज में। उसके बाद आती है 2 से 6 साल की स्टेज। इसमें बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, वो शेयरिंग और हेल्पिंग करना शुरू कर देता है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। इसके बाद आती है हमारी 6 से 12 साल की स्टेज, जिसमें बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू कर देता है, दूसरों की फीलिंग भी समझना शुरू कर देता है, सोशल एंड मोरल रूल्स बच्चा समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारा 12 से 18 साल की स्टेज में, वो फ्रेंडशिप बनाता है और अपने फ्रेंड्स को ही प्रेफर करता है। जो ये स्टेज होती है हमारे एडोलेसेंस की, इसमें हमें याद रखना है कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर बच्चा अपने फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को प्रेफर करता है। इस स्टेज में बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो अपना कोई आइडियल चुन लेता है और उसको फॉलो करता है। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एडोलेसेंस के अंदर बच्चे में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल, जिसे हम सूक्ष्म गति कौशल और स्थिर स्थूल गति कौशल भी कहते हैं। जो फाइन मोटर स्किल होती है तो इसमें बच्चा अपनी जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उनका यूज करता है, जैसे कि फिंगर्स। और इसमें एग्जाम्पल हमें याद रखने, बच्चा जब राइटिंग करता है, ड्राइंग, बटनिंग करता है, कटिंग करता है, तो ये हमारे फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बीडिंग, कलरिंग, लेसिंग शूज, पजल्स, तो जहाँ पे भी फिंगर्स का यूज होता है वो हमारा फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल से रिलेटेड ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन सभी एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। उसके बाद है ये हमारा ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें बच्चा अपनी बड़ी मांसपेशियों जैसे कि आर्म्स और लेग्स का यूज करता है या फिर पूरी बॉडी का यूज करता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल, स्विमिंग, स्कीपिंग। तो ये सब हमारी ग्रोस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। दोनों ही स्किल हमारे सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है हमारा चाइल्ड सोशलाइजेशन का टॉपिक, जिसमें बच्चे का 2 तरह के सोशलाइजेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता उससे पहले जो अर्ली चाइल्डहुड तक उसका सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी होता है, वो फैमिली के साथ होता है। और दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो स्कूल है, पीयर्स हैं, जो मीडिया है, उसके जो दोस्त बन जाते हैं स्कूल में जाने के बाद, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो हमें याद रखना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चे की फैमिली आएगी, उसका जो होम एनवायरनमेंट है वो आता है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल, सोसाइटी, पीयर्स, उसके दोस्त और मीडिया, ये सब हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे पर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स। तो वो
एक्टिव एजेंट्स कहलाएंगे। पैसिव एजेंट्स वो होते हैं जो कि इनडायरेक्ट बच्चे पे इफेक्ट तो डालते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली डालते हैं। जैसे कि बच्चा मोबाइल देखता है, उसमें मीडिया, टीवी, बुक्स, इंटरनेट, ये सब, या फिर लाइब्रेरी, तो ये सब चीज़ें जब बच्चे पढ़ता है, मोबाइल देखता है, तो इनडायरेक्टली बच्चे के सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे सभी पैसिव एजेंट्स के अंदर आएंगे। तो दोनों ही हमें ध्यान रखने हैं कि जो डायरेक्टली बच्चे को के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उसके सोशलाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर, तो वो एक्टिव होंगे। जो इनडायरेक्ट रूप से डालते हैं वो पैसिव होंगे। अब हम जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है सीटेट के लिए। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी हैं। सबसे पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि 0 से 2 साल की। इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू देखता है। और इसमें जब 2 साल का होता है बच्चा, यानी कि इसके एंड तक ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है। यानी कि अगर बच्चे के सामने बॉल दे दी जाती है और फिर उसको छुपा दिया जाता है, पहले बच्चा क्या सोचता है कि वो बॉल गायब हो गई है, अब वो नहीं है। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है, 2 साल का होता है, तब अब उसको समझ में आ जाता है कि बॉल है वो गायब नहीं हुई है, बल्कि उसको कहीं छुपा दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट है। उसके बाद होती है दूसरी स्टेज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये प्री स्कूल स्टेज होती है। इसमें बच्चा जब 6-7 साल का होता है तब वो स्कूल जाना शुरू करता है। और इसमें बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसे हम क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है जो सबसे फास्ट होती है, इसीलिए इसको क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। और इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बिल्कुल फास्ट होती है। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट बच्चे के अंदर होता है, यानी कि सेल्फ फोकस्ड होता है, वो केवल अपने ही पर्सपेक्टिव को समझता है। एनिमिज्म होता है, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग समझ के उनसे बातें करता है। कंजर्वेशन नहीं होता, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। जैसे इस तरीके से 2 जार हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि दोनों में सेम है, या फिर वैसे ही जैसे चौड़ा और लंबा जार ले लिया जाता है और बच्चे से पूछा जाता है, अगर दोनों में सेम पानी है और बच्चे से पूछा जाता है तो वो सेम ही बताता है, क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है। वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता और वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है। यहाँ पर केवल वो लंबाई के एस्पेक्ट को देख पा रहा है। उसके बाद है तीसरी स्टेज, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा स्कूल में आ जाता है तो उसकी जो थिंकिंग है थोड़ी सी लॉजिकल हो जाती है, थोड़ी सी वाइड थिंकिंग हो जाती है। वो जो कंक्रीट थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी कि बच्चा अब उसके अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट भी आ जाता है और चीज़ों को रिवर्स भी कर पाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, डिसेंट्रेशन भी हो जाता है उसके अंदर। जब बच्चा 2 से 7 साल वाली स्टेज में होता है तो उसके अंदर सेंट्रेशन होता है, यानी कि एक चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं देख पाता, एक ही एस्पेक्ट से देख पाता है। लेकिन डिसेंट्रेशन क्या होता है, 7 से 11 वाली स्टेज में आता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, एक ही चीज़ को अलग अलग चीज एस्पेक्ट से देख पाता है। तो अलग अलग रूप से वो चीज़ों को सोच पाता है, एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल पाता है। लेकिन जो 2 से 7 साल वाली होती है उसमें हमें याद रखना है कि सेंट्रेशन होता है, जिसमें वो एक ही चीज़ को सोचेगा, एक ही सॉल्यूशन निकाल पाएगा। और डिसेंट्रेशन में क्या है, वो अलग अलग सॉल्यूशन निकाल पाता है। नेक्स्ट है हमारा 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, यानी कि बच्चा कल्पना शुरू कर देता है, उसकी जो सोच होती है उसकी कल्पनात्मक सोच हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, डिडक्टिव लॉजिक होता है। यहाँ पे 2 हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव होते हैं। इंडक्टिव को हमें एग्जाम्पल से याद रखना है कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, जो कि कंक्रीट में आता है तीसरी स्टेज में। डिडक्टिव में क्या होता है, वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है, इंडक्टिव का अपोजिट। तो यहाँ पे आई से इंडक्टिव और ई से एग्जाम्पल, इस तरीके से याद रखना है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ बच्चा
जाएगा। इसके अलावा जो कोर कंसेप्ट हैं जीन पियाजे के, सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स होती है, बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है और उसके अंदर जो दिमाग में उसके जो फ्रेमवर्क बनता है, चीज़ों को किस तरीके से बच्चा देखता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि स्कीमा को हमें मेंटल स्ट्रक्चर से याद रखना है कि किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे अपने दिमाग में किस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो उसका स्कीमा होता है। नेक्स्ट है हमारा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के साथ हमें याद रखना फिट शब्द। जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को पुराने वाले इन्फॉर्मेशन के अंदर फिट कर लेता है, उसको फिक्स कर लेता है, तब हमारा एसिमुलेशन होता है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में फिट शब्द आता है या फिक्स करने का शब्द आता है, तो हमारा एसिमुलेशन के साथ आंसर जाएगा। उसके बाद है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या करेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देगा, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देगा न्यू के साथ। जो जहाँ पे रिप्लेस करने की बात होती है तो वहाँ अकोमोडेशन या चेंज करने की बात होती है, तो वो क्या होता है, अकोमोडेशन। एसिमुलेशन के एग्जाम्पल के लिए मान लिया बच्चे ने पहले देखा कि 4 पैरों वाला जानवर क्या होता है, कुत्ता होता है। अब उसने बिल्ली को भी देख लिया कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, तो वो जो है अब उसको कुत्ते के साथ बिल्ली का कंसेप्ट भी अपनी इंफॉर्मेशन में क्या कर लेगा, फिट कर लेगा। उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से जो इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर वो नया वर्ड ऐड कर लेगा कि बिल्ली भी क्या होती है, एक जानवर होती है। और न्यू में क्या होता है कि अब उसको ये लगने लगा था कि हर जो 4 पैरों वाले एनिमल होते हैं वो जानवर होते हैं। अब उसके अंदर ये कंसेप्ट आ गया। अब उसने मान लिया यहाँ पे जेब्रा और हॉर्स को देखा, तो उसको स्टार्टिंग में दोनों सेम लगे क्योंकि दोनों के 4 पैर होते हैं। लेकिन जब उनके अंदर डिफरेंस बच्चे को पता चल जाता है, उसके अंदर जो रिप्लेस कर देता है कि अगर अब वो जेब्रा को हॉर्स नहीं मान रहा, क्योंकि उसको पता चल गया कि हॉर्स अलग अलग जानवर है और जेब्रा क्या होता है, जेब्रा अलग जानवर है और हॉर्स अलग जानवर है। तो वो रिप्लेस कर लेगा पुरानी इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, चेंज हो जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन। इक्विलिब्रेशन में हमें बैलेंस शब्द को ढूंढना है, जहाँ पे भी बैलेंस होगा एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के लिए वहां पे इक्विलिब्रेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा लेवाइगोस्की। जो पियाजे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सोसाइटी का योगदान बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, उसको इग्नोर किया है। लेकिन जो लेवाइगोस्की हैं उनका जो कंसेप्ट है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का है। उन्होंने सोसाइटी और कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों को इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चे की जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसके डेवलपमेंट में उसका खास योगदान होता है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। उसका जो प्राइमरी लर्निंग होती है उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, सोशल इंटरेक्शन से। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया उन्होंने कि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प। बच्चे को जो हेल्प दी जाती है लर्निंग के लिए वो स्कैफोल्डिंग होती है। और ये जो है स्कैफोल्डिंग होती है विद टाइम बच्चे की डिक्रीज कर दी जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, उसको विड्रा कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा फिर वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है। तीसरा जो इनका कंसेप्ट है मोर नॉलेजेबल अदर। तो जो हेल्प, जहाँ से उसको हेल्प मिलती है उसे हम बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। वो उसके दोस्त भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं। तो जो बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगे। दूसरा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इनका ZPD का, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो डिफरेंस होता है बच्चे की लर्निंग में, जब बच्चा इंडिपेंडेंट उसके अंदर जो लेवल उसका होता है इंडिपेंडेंटली, और बच्चे जब स्कैफोल्डिंग लेने के बाद बच्चा जो लेवल अचीव करता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो ZPD कहलाता है। रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या है, जहाँ पे भी सोसाइटी, कल्चर
इस तरह की चीज़ें का बच्चे को हेल्प करती हैं। तो वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का कंसेप्ट हमें याद रखना है कि उन्होंने लैंग्वेज को और कल्चर को दोनों ही इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, बच्चा इंटरेक्शन से सीखता है, इंटरनेशन होता है, पब्लिक से प्राइवेट की तरफ आता है, जिसमें उन्होंने 3 तरह की स्पीच की बात करी है। पहला उन्होंने सोशल स्पीच बताया है जो कि 0 से 3 साल का होता है, जब बच्चा दूसरों से बात करता है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच आता है जो कि 3 से 7 साल का होता है, का टाइम पीरियड होता है, जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है। और जो प्राइवेट स्पीच का जो कंसेप्ट है, उन्होंने पॉजिटिव कंसेप्ट लिया है कि जब बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वो अपने जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और जो इनर स्पीच का जो कंसेप्ट होता है, जब बच्चा 7 साल से ऊपर का होता है तब उसके अंदर इनर स्पीच का कंसेप्ट होता है, जिसमें बच्चा मन ही मन में अपने आप से बातें करेगा, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है बच्चा इनर स्पीच के थ्रू। तो ये जो है, जो प्याजे है, उन्होंने ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट दिया था कि बच्चा क्या होता है अपने ही पर्सपेक्टिव को देखता है और ये टाइम के साथ जो ईगोसेंट्रिज्म है उसमें ख़त्म हो जाता है, और उन्होंने ये नेगेटिव कंसेप्ट लिया था। लेकिन जो प्याजे का प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, सोशल स्पीच का जो कंसेप्ट है उन्होंने पॉजिटिव लिया है, और उन्होंने ये बताया है कि टाइम के अंदर, टाइम के साथ ये जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं और 3 लेवल में 6 स्टेजेस को उन्होंने डिवाइड किया है। तो हमें याद रखना है कि लेवल 3 है और स्टेजेस हमारी 6 हैं। तो उन्होंने 2 वर्ड यहाँ पे यूज करे हैं, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। A conflict where you must choose between 2 or more actions, often with no perfect solution। जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस के बीच जो कन्फ्यूजन होता है, उस माइंड में डिलेमा बनता है, तब वो क्या होता है कि मोरल डिलेमा का कंसेप्ट आता है। जैसे कि उन्होंने, जो हिंज था उसकी वाइफ है जो मरने वाली थी, उसके लिए क्या था, सॉल्यूशन ढूंढना था। क्या उसने सोचा कि क्या उसको जो है ड्रग को वो अफोर्ड तो कर नहीं सकता था, तो उसको क्या है, चुरा लेना सही है या नहीं है। तो इस तरीके से जब वो सोचता है तो उसका मोरल डिलेमा है। मोरल रीजनिंग में क्या होएगा, जब वो सोचेगा अपने अपने एक्शन को, जब वो राइट बताता है तो वो राइट क्यों है, अगर रोंग बताता है तो वो रोंग क्यों है। जैसे उसने डिसाइड किया कि वो उसको चुरा लेगा, तो लेकिन चुराना तो सही नहीं है क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन अब उसका एक्शन सही है क्योंकि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, उसकी वाइफ की लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से उसके अंदर मोर रीजनिंग, अपने जो डिसीजन के लिए जब वो रीजनिंग देता है, उसका जो रीजन बताता है, तो वो मोर रीजनिंग होगा। डिलेमा जब उसको चूज करना होता है और वो कंफ्यूज होता है तो वो मोरल डिलेमा होता है। यहाँ पे पहला लेवल उन्होंने बताया है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 से 10 साल का होता है। 4 साल से तो पहले बच्चे में कोई भी मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, वो अडल्ट पे ही डिपेंड होता है। जब वो 4 से 10 साल की स्टेज पे होता है तो वो 2 रीजन की वजह से उसके अंदर 2 तरीके की मोरल डेवलपमेंट बच्चे में होती है। पहला, वो कोई भी काम क्यों करता है, क्योंकि उसको बड़ों का पनिशमेंट का डर होता है, या फिर कोई अवार्ड लेने के लिए बच्चा कोई भी काम करता है। दूसरा है कि इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, यानी कि अगर वो कोई भी काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, वो अपना प्रॉफिट देखेगा, यहाँ पे अपना फायदा देखेगा दूसरी स्टेज में। तो प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस हैं, जिसमें बच्चा एक तो अपने फायदे के लिए कुछ क्या मिलेगा उसको इसके लिए करेगा, या फिर सबसे पहले जब वो छोटा होता है तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी मोरल काम करता है। और दूसरा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब वो अपने फायदे के लिए करेगा कि उसको क्या मिलेगा, और वो उसको वही उसकी मोरलिटी होती है। तो बिहेवियर ड्राइवन बाय पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या अपने आप के फायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बच्चा करता है। अगर ये क्वेश्चन होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो उसके लिए क्या है, तो ये हमारी 2 पहली स्टेजेस हैं। उसके बाद आता है कन्वेंशनल
कन्वेंशनल में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 10 से 13 साल की स्टेज में आ जाता है, तो उसका जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो वो गुड बनने के लिए गुड बॉय और बैड बॉय इस तरीके का क्वेश्चन, गुड बॉय या बैड बॉय या गुड गर्ल बैड गर्ल इस तरीके से सीटेट में पूछा जाता है। तो ये कौन सी में होता है, ये थर्ड स्टेज में होता है और लेवल होता है दूसरा। और थोड़ा सा क्या होता है, वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी मोरलिटी दिखाता है। थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 से ऊपर की होती है, एडोलेसेंस एंड ओल्डर। इसमें बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स के लिए, तो जो उसमें थोड़ा सा मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो सोसाइटी के लिए क्या होता है, सोचना शुरू कर देता है, बैलेंस बनाता है सोशल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स के अंदर। यहाँ पे तो वो सोसाइटी को ओबे करता है, उसकी ड्यूटी और रोल को। अब वो 5वीं स्टेज में जब पहुंच जाता है तो बैलेंस बनाता है इंडिविजुअल एंड सोशल राइट्स के बीच। 6th हमारा जो हाईएस्ट स्टेज होती है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसमें वो मोरलिटी पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को फॉलो करता है। तो यूनिवर्सल हमारी लास्ट स्टेज होती है, जब बच्चा ओबीडियंस करता है, मार से बचने के लिए या फिर किसी अवार्ड के लिए बच्चा काम करता है, तो पहली स्टेज रहेगी। दूसरा अपने फायदे के लिए करेगा। तीसरा वो अपने आप को गुड कहलाने के लिए करेगा तीसरी स्टेज में। चौथा सोसाइटी के रूल फॉलो करेगा बच्चा, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो सोसाइटी को समझने लगा है। 5वें में वो सोसाइटी और इंडिविजुअल राइट्स में क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा। और 6 यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक प्रिंसिपल, जो मोरल वैल्यू होती है पूरी दुनिया के लिए, वो सोचेगा और डिसीजन उसकी आत्मा कॉन्साइंस के ऊपर लेगा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, ये कौन कौन सी स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले जब बच्चा 0 से 2 मंथ का टाइम पीरियड होता है, तो वो क्राइंग के थ्रू अपनी चीजें बताता है कि अगर उसको भूख लगी है तो, या फिर कोई दर्द हो रहा है तो वो क्या होता है, रोना शुरू कर देता है। अपने नीड्स को रोने के थ्रू, क्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है। उसके बाद बच्चा, जब ये हमें याद रखना है एज टाइम पीरियड, तो 2 से 4 साल का जब महीनों का 2 से 4 महीने का बच्चा होता है, तो वो कूइंग करता है, ओ आ, मतलब एक आवाज को निकालेगा, ओ आ, इस तरीके से वो आवाज निकालेगा, वो कूइंग में आएगा। बैबलिंग 4 से 9 महीने का बच्चा करता है। कई बार कूइंग को स्किप कर दिया जाता है, 2 से 9 महीने की स्टेज ले ली जाती है। तो हमें ये दोनों ही स्टेजेस याद रखनी है अच्छे से कि 2 से 4 में कूइंग करेगा, उसके बाद बैबलिंग आएगी। बैबलिंग में ब ब ड ड ड द द इस तरीके से एक ही लेटर, यहाँ पे तो केवल वावल को वो रिपीट करेगा जहाँ पे कूइंग करता है 2 से 4 महीने में। जब 4 से 9 महीने में होता है, वावल और कॉन्सोनेंट दोनों की साउंड को वो बार बार रिपीट करता है। तो हमें याद, ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि कूइंग में सिर्फ वावल साउंड निकालेगा और कॉन्सोनेंट और वावल का दोनों का मिक्सचर वो बैबलिंग में ब ड ड इस तरीके से करेगा। दूसरा है वन वर्ड स्पीच, जो कि 9 से 18 महीने का टाइम पीरियड होता है। बच्चा एक वर्ड से अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करेगा कि उसको क्या चाहिए, वो वर्ड बोलना शुरू कर देता है जब बच्चा 9 से 18 महीने के टाइम पीरियड में होता है। जब बच्चा 18 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल का हो जाता है, तो वो एक टेलीग्राफिक स्पीच, एक वर्ड याद रखना है। टेलीग्राफिक स्पीच में क्या होता है, वन वर्ड में तो केवल एक वर्ड बोलेगा। जब 2 वर्ड बोलने शुरू कर देता है, जब 1.5 साल का होता है, तो उसे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच में बच्चा एक से ज्यादा वर्ड यूज करेगा, 2 वर्ड यूज करेगा। उसके बाद वो 2.5 से 4 साल में तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है। तो जो ये पहले वाली 5 स्टेजेस हैं, हमें मंथ वाइज अच्छे से याद रखनी है। क्राइंग होती है, कोइंग, बैबलिंग, टेलीग्राफिक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम पॉपुलर थ्योरीज याद करेंगे लर्निंग से रिलेटेड कि कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन पियाजे ने दी थी और उनकी 4 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, ऊपर भी हमने डिस्कस किया।
दूसरा है हमारा लेवाइगोस्की, उनकी जो थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसको भी आप चैनल पर जाकर दे सकते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी थी और फिर उन्होंने एक इंटेलिजेंस को जोड़कर 9 इंटेलिजेंस उनकी हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी है। उन्होंने अभी हमने डिस्कस किया कि 6 स्टेजेस बताई हैं और 3 लेवल्स। उसके बाद आता है हमारा अब्राहम मैस्लो, उनकी थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इसके बारे में भी मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, उस शॉर्ट्स को देख लेंगे तो आप वही काफी रहेगा। इसमें क्या होता है, हायरार्की के रूप में दिया जाता है कि सबसे पहला जो होता है वो अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन। उसके बाद वो सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इस तरीके से उन्होंने 6 तरह की हायरार्की ऑफ नीड्स दी है। इसको आप चैनल पर जाकर देख लें ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लें। उसके बाद आता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पावलोव ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर की है। क्लासिकल में क्या है, उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेट पे स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद है एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चा मॉडलिंग से, इमिटेशन से, यानी कि दूसरों को देखकर सीखता है, जिसकी हमें सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो जब वहाँ पे मॉडलिंग का बात आती है, इमिटेशन का बात होता है, नकल से सीखता है, तो वो एल्बर्ट बंडूरा का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट गैगने, इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी दी है। इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट्स बना रखा है, तो आप इनसे रिलेटेड जो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैस्लो की, गैगने, तो बहुत कम पूछा जाता है। अगर रेयरली पूछा भी जाए तो आप शॉर्ट्स देख ले, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा कि कितनी तरह की जो है नीड्स मैस्लो ने बताई है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में उन्होंने कितने तरह की स्टेप्स की बात करी है। उसके बाद है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, जो कि डेविड आसुबेल की है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जेरोम ब्रूनर ने दी थी। इसके अलावा जो ब्रूनर का कंसेप्ट है वो LASS लास्ट भी है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि उन्होंने जो सोशल जो है इंटरेक्शन पे फोकस दिया है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से भाषा को सीखता है। ये जो इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है डेविड कोल्ब ने दी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ये हमें बस इतना याद रखना है कि कोल्ब ने ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी है, इसके बारे में भी मैंने सोर्स डाला हुआ है। थॉर्नडाइक ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, इनकी जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो भी थॉर्नडाइक का है। कनेक्शनिज्म है, संबंधवाद है, और उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट करा था, बिल्ली पे। एरिक्सन ने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ये भी मैंने डाला हुआ है। तो ये सभी जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लेवाइगोस्की का कंसेप्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन ये जो बाकी के जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर इनके बारे में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वैसे तो रियली बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो आप वो सोर्स देख ले ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए इनके कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो हमारे एक ही जगह पर मैंने रखे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में कौन कौन है। जीन पियाजे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ओन एक्सपीरियंस, उनके एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारे जो कंसेप्ट है हमारे जीन पियाजे से रिलेटेड है, हमें याद रखने हैं। दूसरा हमारा लेवाइगोस्की भी हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जो बच्चा है चीज़ें सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से खुद क्रिएट करके सीखता है। इनके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ZPD है, स्कैफोल्डिंग है, इसके अलावा MKO है, प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। उसके बाद है हमारे जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग दी है कि जो बच्चा लर्निंग एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके सीखता है, लाज से सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम से सीखता है। इसके अलावा उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है,
स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये होता है कि बच्चे को अंदर, जैसे कि पहले उसको वाटर के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल वाटर साइकिल के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके मान लिया केमिकल फॉर्मूला, इस चीज़ों पे, यानी कि बच्चे का जो स्पाइरल करिकुलम होगा एक ही टॉपिक को 6th में पढ़ेगा, फिर उस सेम टॉपिक को 7th में थोड़ा डीप में पढ़ेगा, फिर 8th में थोड़ा डीप में पढ़ेगा। इस तरीके से स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जॉन डीवी, जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया कि बच्चा खुद से करके सीखता है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है वो जॉन डीवी ने दिया है। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फोकस डाला है। उसके बाद हमारे बिहेवियरिस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे इवान पाव्लोव हैं, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने ये बताया था कि जब स्टार्टिंग में सिर्फ कुत्ते को खाना दिया जाता है तो जो वो लार निकलती है, उसके बाद बैल बजाने के बाद लार नहीं निकलती, फिर उसको बैल को और फूड को आपस में रिलेट करके पहले बैल बजाई जाती है, फिर खाना दिया जाता है, फिर क्या होता है, कुत्ता लार निकालता है। लास्ट में क्या होता है, सिर्फ बैल बजाने पे ही जो है कुत्ता लार निकालना शुरू कर देता है, उतनी ही लार जितनी की उसने स्टार्टिंग में केवल भोजन दिखाने पर निकाली थी। और यहाँ पे जो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, ये हमारा जो फूड होता है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, क्योंकि बिना कंडीशन के इसमें लार निकाल दी जाती है। और जो बेल है वो हमारा जो घंटी बजाई है वो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, और जो कंडीशनल स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स रहेगा वो अनकंडीशनल रहेगा। इस तरीके से हमें दो चीजें याद रखनी है कि अनकंडीशनल यहाँ पे क्या है हमारा खाना, और कंडीशनल क्या है बेल। और इसमें यहाँ जो मेन जो पर्पज क्यों है एक्सपेरिमेंट का कि उसके अंदर वो आदत हैबिट बनाने के लिए। तो जो इवान पाव्लोव का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, कि अब उसके अंदर कुत्ते के अंदर क्या हमने वो हैबिट बना दी। अब क्या होता है कि वो बैल बजाने पर भी उतनी ही लार निकालता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है कि जब हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है कि कोई ये आदत बच्चे में क्रिएट करनी है तो क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज होता है। उसके बाद आता है BF स्किनर, जिन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक बात और यहाँ पे है कि जो यहाँ पे हमारा कुत्ता है वो क्या है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, जो पैसिव रहेगा, और जो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है ये एक्टिव है। चूहा यहाँ पे एक्टिव है, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, और फिर एकदम उसका लीवर पे पैर आता है और उसके भोजन मिल जाता है। तो लीवर इसमें क्या होता है, चूहा एक्टिव, हमें ये याद रखना है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जो इसमें स्टिमुलस होता है वो एक्टिव होता है, और इसमें रिवार्ड होता है। जब एक्टिव होता है तो उसको क्या होता है, एकदम से उसका लीवर पे पैर आता है और उसको खाना मिल जाता है, तो उसको रिवार्ड मिलता है। जब उसको बार बार ये मिलता है तो वो उस काम को बार बार करता है, और उसको जो बिहेवियर होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है। उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था कि सेम ऐसे बिल्ली ट्राई करेगी, फेल होगी, ट्रायल करेगी, फेल होगी, और लास्ट में वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो बच्चे को ट्रायल एंड एरर मेथड से कि बच्चा बार बार करेगा, सीखेगा, गलतियां करेगा और सीखेगा। यहाँ पे पजल बॉक्स दिया गया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट उन्होंने दिया है कि 3 तरीके से, कि लॉ ऑफ इफेक्ट की बच्चा कितना रेडी है सीखने के लिए, वो कितनी प्रैक्टिस करता है, और फिर उसको कितना अप्लाई करता है। ये 3 तरीके की लॉ थॉर्नडाइक ने दी थी। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप उसे जाकर देखें ताकि अच्छे से आपका थॉर्नडाइक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा जॉन बी वॉटसन, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का ही है। उन्होंने क्या है, लिटिल एल्बर्ट पे करा था। उन्होंने जब वाइट रैट और लाउड नॉइज को क्या करता है, कनेक्ट करके एल्बर्ट के सामने पेश करी जाती है, तो क्या होता है,
लिटिल एल्बर्ट डर जाता है। तो हमें याद रखना है कि जॉन बी वाटसन ने क्या है, एल्बर्ट पे, लिटिल एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट करा था। उसके बाद वो हर वाइट चीज को देखता है तो डर जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस डालते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो इमिटेशन से होती है, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो नकल से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, कोशिश करेगा सीखेगा, कोशिश करेगा सीखेगा। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, ये हमारे सारे जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये व्यवहारवादियों से रिलेटेड कंसेप्ट है, हमें ये याद रखना है। तो जब हमें याद होता है तो हम आसानी से जो है ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज कर पाते हैं। मेन साइकोलॉजिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, किसको, साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने सिर्फ मेन साइकोलॉजिस्ट हैं उनको ही इंक्लूड किया है। जैसे कि पहला एल्फ्रेड बिने है, उन्होंने बिने साइमन टेस्ट दिया था 1905 में, सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने दिया था एल्फ्रेड बिने ने। उसके बाद लुइस टर्मन आते हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट दिया था और उन्होंने सबसे पहले मेंटल एज की भी बात करी थी। इसके बाद आते हैं हमारे थ्रस्टोन प्रपोज, उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में उन्होंने बात करी है, PMA जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर, जिसने 8 तरह की इंटेलिजेंस स्टार्टिंग में दी थी, उसके बाद उन्होंने 9वीं इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया। इनके बारे में बहुत ही कम सीटेट में पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने इम्पोर्टेंट जो क्या क्या थ्योरी दी थी उन्होंने और कौन कौन से टेस्ट किसने दिए थे वो ही इंक्लूड किए हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप चैनल पर वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, उन सब में मैंने अच्छे से इनकी जो प्राइमरी एंड मेंटल जो एबिलिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है और वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है ट्राइक थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, उन्होंने 3 कंपोनेंट बताए थे, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, जिसे हम ACP के नाम से याद रख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारे JP गिलफोर्ड, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मॉडल दिया था, SOI मॉडल, और उन्होंने 3 तरह के डायमेंशन दी थी, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे लास्ट में होते हैं रेमंड कैटल, जिन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस का बात करी है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख लें, क्योंकि मोस्टली बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारा गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है हमारा याद रखना है कि उन्होंने स्टार्टिंग में 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी थी और फिर बाद में उन्होंने 9th इंटेलिजेंस दी थी, और जो 9th इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस दी थी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाद में उन्होंने कौन सी इंटेलिजेंस की बात की है। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें बच्चे में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या बनेगा, राइटर बन सकता है, पोएट बन सकता है, स्पीकर बन सकता है। हमें यहाँ पे ये याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है कि जैसे ये पूछा गया था कि कोई स्कल्पचर है, कोई मूर्तिकार है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो उसमें स्पेशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में बच्चा क्या बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या फिर मैथमेटिशियन बनेगा। स्पेशियल को हमें याद रखना है कि जो शेप से रिलेटेड काम करेगा उसके अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, जैसे आर्टिस्ट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, पायलट होगा। यहाँ पे जो मूर्तिकार होता है, स्कल्पचर मेन यहाँ पे मूर्तिकार भी क्या होता है, शेप्स के साथ काम करता है, उसको मेजरमेंट करनी होती है शेप्स की, तो वो भी हमारा स्पेशियल इंटेलिजेंस में आएगा। उसके बाद है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होगी बॉडी की, तो डांसर होगा, एथलीट हो गया, एक्टर हो गया, तो ये बॉडी काइनेस्थेटिक में आ जाएगा। उसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस में म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर हो जाएंगे हमारे। उसके बाद है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, 2 तरह की इंटेलिजेंस हमें याद रखनी है। इंटर में क्या करेगा, खुद से बातें करेगा,
और इंट्रा में क्या करेगा, दूसरों से बातें करेगा। तो इंटर का मतलब होता है खुद से, इंट्रा दूसरों से। तो जब दूसरों से बात करेगा तो वो फिलोसोफर बनेगा, थिंकर बनेगा। खुद से टीचर, काउंसलर, लीडर। तो खुद को जब अच्छे से समझ पाता है तभी वो दूसरों को समझा पाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो टीचर में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, काउंसलर और लीडर की जो है लीडर के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इंटर मतलब एक दूसरे से बात करेगा, इंटर ये होगा। और इंट्रा होता खुद में, सेल्फ में। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इंटर में क्या होगा, एक दूसरे से बात करेगा, और सेल्फ में एक एक से ही बात करेगा। इंट्रा होता है वो। इंट्रा मतलब सेल्फ से बात करना, इंटर मतलब दूसरों से बात करना। तो फिलोसोफर और थिंकर क्या होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को अंडरस्टैंड करने की, खुद की फीलिंग्स को, गोल्स को, वो खुद पे ज़्यादा काम करते हैं फिलोसोफर और थिंकर। इंटरपर्सनल क्या होता है, जिसमें दूसरों की फीलिंग को समझेंगे टीचर, काउंसलिंग और लीडर। उसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें नेचर के नज़दीक होंगे, जैसे बायोलॉजिस्ट होंगे, फार्मर हो गया, एनवायरमेंटलिस्ट हो गया। तो उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। एग्जिस्टेंशियल में क्या, खुद के अस्तित्व के बारे में ज़्यादा वो सोचेगा, डीपर क्वेश्चन पूछेगा लाइफ के बारे में, अस्तित्व के बारे में कि आफ्टर लाइफ क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन करेगा उसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जैसा ज़्यादा होगी। जैसे थिंकर हो गया, मेन यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर, जो आध्यात्मिक नेता होंगे, वो सब हमारे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा होगी। तो ये 9 तरह की इंटेलिजेंस है। हमें इनके जो कौन सा वर्क, कौन सा प्रोफेशन, कौन सी इंटेलिजेंस में ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है। एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, टीचिंग शुड टच ऑल दीज इंटेलिजेंसेस। तो हर तरह की इंटेलिजेंस को हमें इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन का टॉपिक। तो असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट हमारा एक जो है स्मॉल कंसेप्ट है और इवैल्यूएशन बिग कंसेप्ट है। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, और इवैल्यूएशन में जो लास्ट में करते हैं नेक्स्ट क्लास में समेटिव या जजमेंटल होता है। तो असेसमेंट क्या होता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट के लिए करा जाता है। और इवैल्यूएशन क्या होता है कि बच्चे को कि उसने नेक्स्ट क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा। वो जजमेंटल होता है, उसको पास या फेल का कंसेप्ट इसके साथ जुड़ जाता है। इवैल्यूएशन में क्या होगा, ग्रेड असाइन की जाती है, मेजरमेंट। तो एक तरीके से जो इवैल्यूएशन होता है वो असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो इवैल्यूएशन हमारा वाइडर कंसेप्ट है और असेसमेंट क्या होता है, स्मॉल कंसेप्ट होता है। इसमें जो है स्कोलेस्टिक और कोस्केलिस्टिक दोनों तरह की एक्टिविटी हमारी आती हैं। बच्चे के अंदर जो भी उसने पढ़ाई में अचीव किया या दूसरे एरियाज में उसने कितना अचीव किया, ये दोनों तरह की चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा फॉर लर्निंग, जो हमारी क्लासरूम के दौरान होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ड्यूरिंग द लर्निंग। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्विज़, क्लास डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, ये हमारे असेसमेंट में आते हैं। तो नैरोअर मतलब ये ब्रॉडर कंसेप्ट है हमारा और ये नैरो कंसेप्ट है। हमें मेन डिफरेंस ये याद रखना है कि जो असेसमेंट होता है वो नैरो कंसेप्ट होता है, ये ब्रॉडर होता है, क्योंकि इसमें स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों तरह की एक्टिविटी होती है। इसमें मेनली स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं। उसके बाद है हमारा सीसी, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, कवर स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक में क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उसने कितना अचीव किया है, और कोस्कोलेस्टिक में उसकी लाइफ स्किल होती है, एटीट्यूड होता है, उसका जो प्ले में कितना इंटरेस्ट है या अदर एक्टिविटीज़ में। हर तरह की मेजरमेंट जिसमें की जाती है वो सीसी होता है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि पूरे साल चलता रहता है।
अब हमारा है स्कोलेस्टिक डोमेन में क्या आएगा, एकेडमिक जो अचीवमेंट होती है बच्चे की वो स्कोलेस्टिक में आएगी। जैसे उसके फॉर्मेटिव टेस्ट लिए जाते हैं क्लासरूम के दौरान, जैसे पीरियोडिक टेस्ट या असाइनमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने जो इंग्लिश पेडागोजी की जो वीडियो की है कंप्लीट वीडियो, उसमें डिस्कस किया है कि जो क्लासरूम के अंदर बच्चे के अंदर गैप आ जाता है लर्निंग में, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्मेटिव किया जाता है। समेटिव लास्ट में टर्म एग्जाम होते हैं हमारे। ये क्या होता है, स्पेसिफिक नॉलेज होता है, मैथ क्विज, साइंस प्रोजेक्ट, इंग्लिश एग्जाम, इसमें ग्रेड प्रोवाइड की जाती है ABCD। तो ये हमारा स्कोलेस्टिक डोमेन होता है। को स्कोलेस्टिक क्या होता है, जिसमें लाइफ स्किल आती हैं कि उसका एटीट्यूड, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें बच्चे का सोशल, इमोशनल और फिजिकल स्किल इम्पोर्टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, कोग्निटिव स्किल आ जाएगा स्कोलेस्टिक में, और जो दूसरी बच्ची हमारी सोशल, इमोशनल और फिजिकल, वो हमारी को स्कोलेस्टिक डोमेन में आ जाएंगी। जैसे कि टीम वर्क बच्चे में कितना है, लीडरशिप, डांस, म्यूजिक, कम्युनिटी, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट के बारे में। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसमें हम सार निकालते हैं, ये साल के एंड में लिया जाता है, एंड जो एट द एंड ऑफ टर्म होता है हमारे। और क्या होता है, इसमें बच्चे को पास या फेल किया जाता है कि नेक्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमारे समेटिव में आता है। मेनली हमारा एनुअल एग्जाम का ही एग्जाम्पल हमें याद रखना है, क्योंकि यही सीटेट में पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग किया जाता है कि बच्चे ने कोई भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया और उसने सीखा या नहीं सीखा, अगर सीखा है तो कितना सीखा है। तो ये सारा जो कंटिन्यूस इम्प्रूविंग के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, वो फॉर्मेटिव होता है। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक। बच्चे ने कोई भी कंसेप्ट बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, तो उसका कारण यहाँ पे निकाला जाता है। डिफ़िकल्टीज जो बच्चे की है वो आइडेंटिफाई की जाती है, उसके कारण को जाना जाता है कि बच्चा कोई भी कंसेप्ट क्यों नहीं सीख पा रहा है और उसका क्या कारण है। फिर उसके कारण को जानकर उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, वो रिमीडियल टीचिंग में होता है उसका सॉल्यूशन। तो हमें याद रखना है कि रिमीडियल मतलब उपाय, डायग्नोस्टिक मतलब डिफिकल्टी क्या है, उसका कारण क्या है, ये याद रखना है। डायग्नोस्टिक का मतलब फाइंड द प्रॉब्लम, रिमीडियल फिक्स द प्रॉब्लम, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। फॉर्मेटिव इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग, तो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वो फॉर्मेटिव होता है, और फाइनल अचीवमेंट के लिए जो किया जाता है वो समेटिव होता है। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्टेड, डाटा व्हाट स्टूडेंट नो, अंडरस्टैंड और कैन डू। तो एविडेंस ऑफ लर्निंग यानी कि बच्चे का लेवल कितना है, इसमें वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर का मतलब सीखने के लिए, आंकलन। तो ये एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बच्चे ने जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया वो बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, उसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग टीचिंग होता है और तुरंत फीडबैक दिया जाता है और तुरंत बच्चे की डिफ़िकल्टी को जाना जाता है और उसको दूर किया जाता है। ऑफ लर्निंग सीखने का आंकलन, ये लास्ट में होता है, बिल्कुल सार निकालते हैं बच्चे को फाइनल एग्जाम में। फाइनल जो बच्चे के एग्जाम होते हैं उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं और समेटिव भी कहते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, ये पूछा जाता है कि बच्चा खुद ही असेसमेंट खुद से कर सकता है या नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कर सकता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग को हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, जिसमें बच्चा खुद का असेसमेंट खुद से करता है। तो ये चारों तरह के असेसमेंट हमें अच्छे से याद रखना है। अब हमारे टूल्स फॉर असेसमेंट है कि कौन कौन से टूल होते हैं। पोर्टफोलियो पहला होता है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि टाइमली प्रोग्रेस जो बच्चे के अंदर आती है उसका रिकॉर्ड टीचर द्वारा रखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो जैसे हम क्लास में बच्चे का फोल्डर बना के रख लेते हैं, उसके टाइम टू टाइम जो टेस्ट लिए हैं उनको उसमें रख लेते हैं कि बच्चे ने किस टाइम पे क्या चीज़ें सीखी, तो उसका वो पोर्टफोलियो होगा। उसके बाद है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में क्या होता है, कुछ स्किल का क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि बच्चे ने सिंपल वर्ड पढ़ने शुरू कर दिए, कंप्लीट सेंटेंस, तो उसमें यस या नो। तो हमें याद रखना है कि चेक लिस्ट में जो आंसर होते हैं यस और नो में होते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो है असेसमेंट में है यस और नो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारा चेकिंग लिस्ट में
चेकलिस्ट में होता है। अब बच्चे को रेटिंग दी जाती है कि उसके अंदर ये मान लिया वो सिंपल वर्ड को पढ़ पा रहा है तो कितना उसका लेवल है, 4 है, 3 है, एवरेज है, एक्सीलेंट है। तो इस तरह से रेटिंग दी जाती है किसी भी स्किल को। उसके बाद है रब्रिक। रब्रिक में क्या होता है, स्कोरिंग गाइड होती है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बच्चे को कितने मिलेंगे। जैसे कंटेंट के लिए 5, ग्रामर के 5 हैं, प्रेजेंटेशन के 5 हैं, क्रिएटिविटी के 5 हैं, टोटल 20 नंबर है। तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम रब्रिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 इंटरनल नंबर होते हैं 30, तो जैसे 5 नंबर असेसमेंट के, 5 नंबर अटेंडेंस के मिलते हैं बच्चे को, 5 उसके पोर्टफोलियो के लिए मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके से 5 को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम रब्रिक कहते हैं। तो स्कोरिंग गाइड होता है रब्रिक। नेक्स्ट है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें बच्चे के स्पेशल बिहेवियर को, इम्पोर्टेंट बिहेवियर को टीचर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे रिया हेल्प द क्लासमेट कंप्लीट द एक्टिविटी विदाउट बीइंग आस्क्ड। यानी कि जो रिया का जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है। कोई बच्चा डांस में अच्छा हो सकता है या ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, तो उसका जो स्पेशल बिहेवियर टीचर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पज क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो सबको साथ में लेकर चलना यहाँ पे मेन पर्पज है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसमें टीचर को क्या याद रखना है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्लास के अंदर विभिन्नताएं होती है, उसको एक्सेप्ट करना है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह की जो है टीचिंग मेथड यूज नहीं करना, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जो टीचिंग स्टाइल है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है टीचर को। रिजेक्ट नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करनी है, सेग्रीगेशन या अलग नहीं करना है। इस तरह के बच्चे को रेगुलर ग्रुप के साथ ही इंक्लूड करना है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का यूज करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चे आपस में मिलजुल के करेंगे, पीयर टू पीयर सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स करेंगे। असेसमेंट फॉर ग्रोथ, फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस होगी। तो हर बच्चे को इंक्लूड करके हमें पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट के लिए। सबसे पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को रीडिंग में दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ है तो राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत आएगी, तो हमें ग्राफ को राइटिंग से कनेक्ट करके रखना है। जैसे जैसे बी को डी पढ़ेगा बच्चा, वाज को सा पढ़ेगा, इस तरीके की बच्चे को दिक्कत आएगी। और लिखने में भी इसी तरह की बच्चा दिक्कत करता है कि बी को डी लिखता है वो, या डब्लू को एम लिख सकता है। इस तरह की वो डिस्ग्राफिया में बच्चे को डिफिकल्टी आती है। डिसकैल्कुलिया हमारा मैथ से रिलेटेड होता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, इसमें बच्चे को फोकस में दिक्कत आती है, वो एक जगह पर लंबे टाइम तक फोकस नहीं कर पाता। तो इनसे रिलेटेड जो मेन वर्ड है वही हमें याद रखने हैं ताकि आसानी से हम आंसर तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है हमारा उसमें है ऑटिज्म की जो डिफिकल्टी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है। इसमें हमें मेनली याद रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो जॉन डीवी ने दिया था। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस डाला था। तो बच्चे की जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस होना चाहिए। बच्चे को एक्सपीरियंस करने का, एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपस में, EVS, हिंदी, इंग्लिश, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। क्लासरूम मेथड में कोलैबोरेटिव मेथड, बच्चे ग्रुप में काम करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को ऐसी प्रॉब्लम देनी चाहिए बच्चे की जैसे क्रिटिकल थिंकिंग उसकी इनहेंस हो। टीचर को एज ए फैसिलिटेटर काम करना है। फ्लेक्सिबल और डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए। जेंडर रोल्स, यहाँ पे हमारा जेंडर कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक है। जेंडर रोल्स क्या होते हैं कि जो सोशली कंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैन से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होती है, फीमेल से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो हमारा जेंडर रोल में आ जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप में जो
जेंडर रोल फिक्स कर दिए जाते हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां गुड होती हैं आर्ट्स में, तो फिक्स जो बना दिए वो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं। और जो रोल जो एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, लड़के से अलग एक्सपेक्ट करती है, लड़कियों से अलग एक्सपेक्ट करती है, तो वो जेंडर रोल होते हैं। तो हमें, और जेंडर बायस क्या होता है कि एक जेंडर के ऊपर दूसरे जेंडर को प्रेफर करना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें टीचिंग में अवॉइड करनी है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। जेंडर स्टीरियोटाइप एजुकेशन में क्या होकर, जब बच्चे को टास्क दिया जाता है तो हमें बॉयज़ और को घर के काम कर दे सकते हैं, गर्ल्स वर्किंग है, इस तरीके की चीज़ें दिखा सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएं कि ये चीज़ें नॉर्मल है, बच्चा इनको अलग तरीके से ना देखे। इसके अलावा मिक्स सीट क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, मिक्स सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। असाइन रोल बेस्ड ऑन एबिलिटी के रूप में हमें रोल देने चाहिए, ना कि जेंडर के बेस पे। स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सीडीपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो सीटीपी से रिलेटेड है, हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।